Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of the Indian Express. So, today the date is 9 November. So, let's get started. First news is with respect to this ethics panel. Alright, हमने एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, पार्लियामेंट्री प्रोब, जुडिशियल प्रोब में डिफरेंस और इस पूरे केस को अच्छे से डिटेल में अपनी 450 प्लस सीरीज में देख लिया है। ओके, तो अगर आपने उस लेक्चर को देखा हुआ है तो अब इसमें कुछ नया बताने को नहीं है। द ओनली थिंग इज कि कमिटी ने रेकमेंड किया है कि शी शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस फॉर दिस लोकसभा। ओके, एंड हर एक हाउस के अपने खुद के रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं। ठीक है, लोकसभा के अपने, राज्यसभा के अपने। तो लोकसभा के रूल 275 में क्या आता है? इट डील्स विद कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, राइट, संसद टीवी पर। लेकिन ये जो कमिटीज होती हैं इनकी टेलीकास्टिंग हम लाइव नहीं देखते हैं। हमें नहीं पता है कि अंदर ये कमिटीज किस हिसाब से फंक्शन कर रही हैं। राइट, जबकि ऐसा कई बार कहा गया है कि आजकल पार्लियामेंट का हाउस में तो काम कम होता है, कमिटीज ही सब कुछ डिसाइड करती हैं। बिल इनको रेफर किया जाता है तो ये उसको क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करते हैं। राइट, तो ये डिमांड किया जाता है कई बार को कि आप इनकी भी लाइव टेलीकास्ट कीजिए, ताकि पार्लियामेंट के जो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मोस्टली तो कमेटी के थ्रू लिए जा रहे हैं, तो पब्लिक शुड नो कि हाउ दीज कमिटीज आर एक्चुअली फंक्शनिंग। दैट मीन्स ब्रिंगिंग देम अंडर द पब्लिक ओवरसाइट। बट उसमें फिर प्रॉस एंड कॉन्स आ जाते हैं दोनों में, कि जब इसकी लाइव टेलीकास्टिंग शुरू हो जाएगी ना, तो फिर लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा कि जो उसमें जो मेंबर बैठे हैं दे ऑलवेज वांट टू बी नोटिसेबल। तो फिर वही सब वहां भी वही होने लगेगा, चीखना, चिल्लाना, बेंच पटकना, टेबल तोड़ना। तो इसलिए अगर आप लाइव टेलीकास्टिंग करते हैं तो हर एमपी चाहेगा कि मैं नोटिस में आऊं। तो फिर उनकी वो जो फ्री एंड फ्रैंक फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी उससे। राइट, एवरीवन विल ट्राई टू शो समथिंग। ओके, और इस कमेटी के बारे में हम सब देख ही चुके हैं। 15 मेंबर पैनल होता है, राज्यसभा में 10 मेंबर का होता है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ बातें हैं। जैसे अब यहाँ पर बात हो रही है एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट की जो लिमिट रखी है 8 लाख फॉर ईडब्ल्यूएस, और यूजीसी की जो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई 8 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करेगा ना, तो डेफिनेटली उसकी सैलरी 8 लाख से ऊपर जा चली जाएगी। ठीक है, सैलरी यहाँ पे क्रॉस हो गई है 8 लाख से ऊपर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर से निकलकर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की रैंक पे आ रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर उसमें कोई अप्लाई करना चाहे तो कैसे करे? एक तरफ तो आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि आप एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हो 8 साल के लिए। तो हर आदमी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी इस टाइम यहां पर एंट्री हुई होगी, 8 साल में उसकी सैलरी 8 लाख से क्रॉस कर चुकी है। तो दोनों कंडीशन एक साथ कैसे सेटिस्फाई करें? या तो मैं 8 साल का एक्सपीरियंस ला सकता हूं, या मैं अपनी इनकम 8 लाख से नीचे रख सकता हूं। क्योंकि अगर मैं 8 साल की एक्सपीरियंस, जो कि पहली कंडीशन है यहाँ पर प्रोफेसर बनने के लिए, अगर मैं 8 साल की कंडीशन सेटिस्फाई करने जाऊंगा तो मेरी ये कंडीशन लूज हो जाएगी, फिर मेरी सैलरी नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये चाह रहे हो कोई ऐसा आए प्रोफेसर बनने जिसके 8 लाख से कम सैलरी हो, तो उसके पास फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा 8 साल का। राइट, तो यहाँ पर कुछ कंफ्लिक्ट आ रहे हैं जिस वजह से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। क्लियर? तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे ताकि इस कॉन्ट्रडिक्शन को तोड़ा जा सके। नेक्स्ट इज आई ऑन चाइना, यूएस एजेंसी कमिट फंड्स टू अडानी कोलंबो प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये श्रीलंका है, यहाँ पे हम कोलंबो प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं देते हैं तो चाइना फंडिंग देता है। ठीक है, हम भी उसको काउंटर करना चाह रहे हैं। अडानी ग्रुप ने एक पोर्ट लिया है, या आप कह लीजिए पोर्ट पे एक टर्मिनल लिया है, तो उसमें फंडिंग चाहिए। तो इसलिए यूएसए भी चाहता है कि चाइना का इंटरफेरेंस रोका जाए सभी रीजन में, इंक्लूडिंग श्रीलंका। तो यूएस का एक अपना इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो क्या करता है? वो फंडिंग प्रोवाइड करता है। सो दिस फंडिंग बाय डीएफसी, a development finance institution and agency of United States federal government that invest in development projects in lower and middle income country.
और श्रीलंका जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। ऑलराइट, और यहाँ पर न्यू दिल्ली इज कॉम्पिटिंग विद बीजिंग फॉर इन्फ्लुएंस इन आइलैंड नेशन दैट इज श्रीलंका। तो यूएसए मदद कर रहा है सिर्फ इंडिया को कि ये इसका डोमिनेशन थोड़ा कम कीजिए। अब जब मैंने आपके साथ फार्म फायर डिस्कस किया था मेंस 450 प्लस में, तो मैंने आपको उसमें एक कंडीशन बताई थी कि फार्म फायर का रीजन ये है कि राइस जब कटती है उसके बाद जो उसका स्ट्रॉ बच जाता है, उसके बाद जो अगली वीट की फसल बोनी होती है, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते का टाइम चाहिए कि मैं प्रॉपरली इसको कट कर सकूं। और अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हार्डली 2-3 डेज का ही टाइम है बीच में, तो फिर मेरे पास एक ही सॉल्यूशन रह जाता है, टू बर्न इट। तो ये उसी के लिए एक पॉसिबल आंसर ढूंढा जा रहा है कि एक काम करते हैं, न्यू राइस वैरायटी बनाते हैं दैट कैन रिप्लेस पूसा 4। क्योंकि पूसा 4 सपोज कि अगर 140 से 160 डेज में पक रही है, तो एक न्यू राइस वैरायटी लाइए जो 120 डेज में हो जाए, ताकि 20 डेज की विंडो मिल जाए कि आप उसमें जो क्रॉप रेसिड्यू बच गया है उसको आसानी से कट डाउन कर सको। ऑलराइट, सो द रेफरेंस वाज लाइकली टू पूसा 4। एक जजमेंट हुआ जो उसमें, तो उसमें यही कहा गया है। तो यहाँ पर पंजाब के सीएम कह रहे हैं दैट ही वुड बैन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ये जो पूसा 44 है इसको रिप्लेस किया जाएगा नई वैरायटी के साथ जो कम टाइम में ग्रो हो सके, ताकि उसको कट डाउन करने का टाइम रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही ईडब्ल्यूएस वैकेंसी वाला है जो मैंने आपको समझा दिया कि दोनों कंडीशन कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रही है, दोनों मीट करना पॉसिबल नहीं है। ये दिल्ली के एयर पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड सारे इश्यूज हम लोग वहां पर कर चुके हैं, मैंने आपको सब बता दिया है। जीआरएपी क्या होता है, एक्यूआई क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस को हम लोग कवर कर रहे हैं, ये सब मेंस 450 प्लस में कर दिया है। मेंस 450 बनाने का रीजन ही यही है सबसे बड़ा, कि आपका जो डेली न्यूज़पेपर में जो टाइम जाएगा ना, उसको कट डाउन कर सकें हम, उसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाया जा सके। सो अगर आप मेंस 450 नहीं देख रहे हो तो फिर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको पूरा बेनिफिट दे नहीं पाएगा यार। तो प्लीज उसको स्किप ना करें। और वैसे भी आपके पास अब बस एक दिसंबर, मिड दिसंबर या एंड दिसंबर तक ही मान लीजिए जब तक आपका टाइम है, उसके बाद आपको पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे लगना पड़ेगा। एंड आई डू वांट टू नो कि आप लोग प्रीलिम्स का रिवीजन चाहते हो या नहीं। और क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे उस टाइम हिस्ट्री के, फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बट उसका कोई ऐसा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था, तो आई स्टॉप मिडवे। ऑलराइट, अगर आप लोग चाहते हो या खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको प्रॉपर रिवीजन ही करना है तो फिर वो डिपेंड करता है यार कि उतना एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आता है या नहीं। राइट, बिकॉज आई एम नाउ इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेक्चर फॉर मेडाइवल हिस्ट्री। चलिए अगेन ये पैडी फेस आउट करने की बात है पंजाब में। तो देखिए पहली बात तो ये है कि पंजाब सूटेबल लैंड नहीं है पैडी कल्टीवेशन के लिए। राइट, वो सूटेबल कंडीशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है। ये सूटेबल होता है आपका गैंगेटिक वैली के लिए, ठीक है, आपका यूपी बिहार साइड के रीजन वहां कर सकते हो आप। पंजाब इसके लिए कभी सूटेबल था ही नहीं। लेकिन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात की तो हमने बस ऐसा एरिया ढूंढा जहां पर लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा हो फार्मर के पास, जिसके पास उतनी कैपिटल हो जो इनपुट पे खर्च कर सके। इनपुट यानी केमिकल फर्टिलाइजर बहुत यूज किए हमने, और जहाँ पे हम इरिगेशन व्यवस्था को थोड़ा इजिली इंश्योर कर सकें, ये सभी चीजें देखी गई। तो उस वजह से हमने काफी ऐसे क्रॉप कल्टीवेट करना शुरू कर दिए पंजाब हरियाणा में जो कि एग्जैक्टली वहां पर होने नहीं चाहिए थे। Now, experts are talking that this paddy cultivation must be phased out to be substituted with other crop, and central government should explore the aspect of giving MSP for alternative crop. Like suppose अगर आज हम पंजाब में वीट को ग्रो रिप्लेस करते हैं मिलेट से, तो मिलेट एक तो उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, यील्ड बहुत कम होती है उसकी, और दूसरी बात कि आप इस पे हमें एमएसपी भी नहीं दे रहे हो। ओके, तो सेंटर को इस पे एमएसपी देनी पड़ेगी, एंड बिल्कुल बराबर से जितनी आप राइस के लिए देते हो ना उतनी ही देनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम कि आप लोग वीट और राइस के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, अगर हम राइस यहाँ से हटा देंगे तो राइस का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। एंड रिमेंबर इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, तो फिर इसको कैसे कंपेंसेट करेंगे आप? नाउ इट मस्ट बी रिप्लेस बाय मिलेट्स एंड एमएसपी शुड बी गिवन फॉर अदर क्रॉप्स। इवन एमएसपी भी दे लोगे तो भी नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि यस वी एग्री दैट पैडी इज नॉट नेटिव टू द स्टेट एंड इट इज वाटर गजलर। और याद कीजिए लास्ट ईयर फरवरी में जब हीट वेव्स आई थी
तब जो हमारी वीट की ईल्ड थी इट रिड्यूस बाय 20%, और उसका नतीजा क्या हुआ था, फिर सेंटर को वीट का एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा था कि इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है। इवन हमने राइस का एक्सपोर्ट भी बैन किया हुआ है, और पंजाब प्रोड्यूस करता है इंडिया का 18 to 20% राइस फॉर सेंट्रल पूल, जो हम लोग पीडीएस वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपने यहाँ से राइस कल्टीवेशन कम कर दिया तो आप कैसे करेंगे ये सब, एक्सपोर्ट भी और डोमेस्टिक नीड भी। और इसमें आज तक जो इतना इन्वेस्टमेंट गया है मशीनरीज में, खासकर फार्मरों ने बहुत मशीनरी की तरफ गए हैं, राइस और वीट के कल्टीवेशन की वजह से बड़ी बड़ी मशीनरीज ली, उन्होंने हार्वेस्टर्स लिए, फिर उनका क्या काम है, फिर वो पूरा इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट नीड टू लुक एट द रिड्यूस्ड विंडो बिटवीन पैडी हार्वेस्टिंग एंड वीट सोइंग। ठीक है, पैडी की काटने से जो नया वीट हम सो कर रहे हैं उसके बीच में जो विंडो है ना, उसको हमें कम करने की जरूरत है, सॉरी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिले पैडी स्ट्रॉ को डिस्पोज करने का। पूसा 44 टेक्स 155 टू 160 डेज टू मैच्योर, इसे कम करके 120 तक लाना होगा। और मैंने आपके साथ एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था इंडियन एक्सप्रेस में पहले, राइस की 3 अलग अलग वैरायटी। ओके, तो ये पूसा सेकंड स्टेज है जिसमें हम लोग ये आप इंडिया गेट बासमती राइस वगैरह देते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक जो थर्ड वैरायटी डेवलप की है राइस की, वो लेती है हार्डली 120 डेज। तो उस पर काम चल रहा है बाय साइंटिस्ट। तो जैसे ही वो कमर्शियल के लिए लॉन्च होगी तो उसको चूज करना चाहिए इंडिया को। नाउ अब बात करते हैं हम मेड इन आईटेक्स इन्वेस्टर्स मीटिंग। तो ये क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। एक्चुअली इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट, बिटवीन स्टार्टअप, बिटवीन बिजनेस, ताकि हम लोग डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ा सकेंगे अपना। ये फर्स्ट एवर इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट हुई है, वेयर इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज भी लॉन्च की गई है, दैट इज काइंड ऑफ गुरुकुल। ठीक है, हमने 2 डिफेंस इनोवेशन चैलेंजेस लॉन्च किए हैं इसके अंडर में ऑलरेडी। एक है अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरा है ऑयल स्पिल को डिटेक्ट करने के लिए। ये जो टैंकर्स वगैरह से ऑयल स्पिल हो जाता है ना समंदर में, उसको डिटेक्ट करने के लिए। सो इंडस एक्स वाज लॉन्च्ड इन जून 23 टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड यूएसए। और ये पॉइंट आप एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज करेंगे जब भी आप इंडो यूएस रिलेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी वो एक चीज लाई थी इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस, कि प्रीस्ट बनने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को नहीं है जो ब्राह्मण बनकर पैदा हुए हैं, बल्कि उन लोगों को भी है जो वो ब्राह्मण की शिक्षा और दीक्षा को गेन कर सकते हैं और उस चीज को सीख सकते हैं। तो इसके लिए ये लोग लेकर आए थे कि गवर्नमेंट जो भी लोग 1 ईयर का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेंगे पूजा पाठ में, उन लोगों को गवर्नमेंट टेम्पल में एज अ प्रीस्ट अपॉइंट करेगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्चकास, यानी कि प्रीस्ट। सो इसके अगेंस्ट चैलेंज हुआ कोर्ट में कि ये गलत हो रहा है, ये प्रीस्ट बनना कोई ऐसा 1 साल के कोर्स का काम नहीं है, कई साल चीजें सीखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आइडल को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हवन पूजन करना है एंड ऑल। ओके, तो कोर्ट में फिर जब ये चैलेंज हुआ तो फिर इसके अगेंस्ट उन्होंने बैन तो लगा दिया है, और फिर दोबारा चैलेंज किया गया कि बैन हटाइए, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। इट रेफ्यूज टू मॉडिफाई द स्टेटस को ऑर्डर by it on the appointment of Archikas in Tamil Nadu temple established as per agamic tradition. क्योंकि जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं, जो मेजर टेम्पल्स हैं तमिलनाडु के, दे वर बिल्ट अंडर दिस अगम ट्रेडिशन। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट अंडर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इट प्रपोज टू रिक्रूट अर्चकास हु हैज पास्ड ए 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम ट्रेनिंग स्कूल्स। तो ये फिर चैलेंज किया गया था दैट ये जो भी मेजर शैवाइट एंड वैष्णवाइट टेम्पल्स हैं, दे आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू अगम ट्रेडिशन एंड वर्शिप देयर इन एज पर दी अगम्स। Okay, it require years of intense training under learned gurus to obtain proficiency. रिगरस वैदिक एजुकेशन लेना पड़ता है आपको 5 से 7 साल की उम्र से ही, बचपन से। ओके, फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 years, एंड फिर आपको ग्रूम किया जाता है पूजा और हमम, मतलब अपने इधर हवन बोलते हैं, तमिलनाडु में इट इज कॉल्ड एज होमम्स, फॉर अराउंड 3-5 years, तब जाकर आप तैयार होते हो। हालांकि गवर्नमेंट का गोल भी अच्छा था कि सोशल जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं हम कि सभी को अधिकार है वर्शिप का, टेम्पल में प्रीस्ट बनने का। ओके, सो इन लोग का जो कहना था, जो अपोज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डिनाइंग नॉन ब्राह्मण राइट्स टू परफॉर्म पूजा इन अगम टेम्पल इन द नेम ऑफ अगमिक ट्रेडिशन इज एन इनजस्टिस and perpetuation of Manusmriti. The only solution will be to enact a special law to pave the way for appointing persons from all castes following
ट्रेनिंग एज प्रीस्ट इन टेम्पल। ओके, तो ये आप जो करना चाहते हो वो 1 ईयर के कोर्स से नहीं आएगा, एटलीस्ट आप 6 से 8 साल का प्रॉपर एक अच्छी ट्रेनिंग दीजिए उनको, उसके बाद आप उनको अपॉइंट कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी क्या कास्ट है क्या नहीं। ओके, तब ये ठीक होगा। एनीवे, चलिए केरल में आते हैं। तो हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो और या केरल हो। तो केरल में वही गवर्नमेंट फिर से कोर्ट गई है ओवर ए हाई कोर्ट ऑर्डर दैट डिक्लाइन टू फिक्स ए टाइमलाइन फॉर गवर्नर टू क्लियर बिल्स। अब यहाँ पर कुछ बिल ऐसे हैं, जैसे देखिए ये 3 बिल हैं केरल में। इट रिमेन पेंडिंग विद द गवर्नर फॉर ओवर 2 ईयर्स। 2 साल तक आपने असेंबली से पास हुए बिल को पेंडिंग रखा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे उस पर, आप रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप एसेंट भी नहीं दे रहे हो। ओके, और 3 और बिल हैं जिनको 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो इसके अगेंस्ट केरल गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई थी कि एक तो आप पहले ना टाइमलाइन फिक्स कीजिए कि गवर्नर को इतने टाइम में अपना डिसीजन लेना होगा, चाहे अगेंस्ट में ले या फॉर में ले, बट डिसाइड कीजिए आप, बार बार नहीं। एटलीस्ट क्या होता है कि डिसीजन, जैसे सपोज कि यहाँ पर गवर्नर ने कोई बिल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर वो असेंबली में दोबारा जाएगा, असेंबली उसको दोबारा पास करेगी, ताकि अब तो गवर्नर साहब असेंट दीजिए आप बिल को, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं लेते उस वजह से। तो ये तो गलत है फिर, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, दिस कंडक्ट ऑफ गवर्नर थ्रेटन्स टू डिफीट एंड सबवर्ट द वेरी फंडामेंटल्स and basic foundation of the constitution including rule of law and democratic good governance apart from defeating the right of the people of the state to the welfare measures। ओके, तो हाई कोर्ट का कहना भी ठीक था कि यार हम कैसे कर दें, मतलब किसी गवर्नर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हाई कोर्ट ये लिमिट इंपोज कर दे कि इतने टाइम में आप बिल पे एक्शन लीजिए, तो ये हम नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट करे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज वही सब बातें आ जाती है जुडिशियल ओवर रीच और जुडिशियल एक्टिविज्म की, ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहे हो। एक कोर्ट जुडिशियरी ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव को अपना काम इतने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कर लेना चाहिए। ओके, तो वो भी ठीक नहीं है। बट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का केस भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 2-2, 3-3 साल तक बिल पर एक्शन नहीं लोगे तो फिर हम गवर्नेंस कैसे करेंगे, हम कैसे अपने लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बना पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर गवर्नर का एक्शन पूरी तरह से अनजस्टिफाई है, जो वो दिखाता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बायसनेस है वहां पर। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पार्लियामेंट की तरफ से ही आएगा, वो कोर्ट की तरफ से नहीं आता। और ये सब गवर्नर क्यों करते हैं, उनका कहना है कि मेरे पास अंडर आर्टिकल 200 डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन से कर सकता हूँ। तो ये तो कहीं ना कहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक लूप होल छोड़ दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है गवर्नर के। एंड इवन जो वेंकटचलिया कमेटी आई थी, जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इन 2000, उसने भी कहा था कि देयर शुड बी ए लिमिट, जितने टाइम ड्यूरेशन में गवर्नर को अपना डिसीजन ले लेना चाहिए बिल पे। बट किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं, ना ही वो गवर्नमेंट जो 10 साल पहले रही और ना ही ये गवर्नमेंट जो 9 साल से है, किसी ने एक्शन लेने की कोशिश नहीं, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट का सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है हमेशा, सिंस टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, अब यहाँ पर एक यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर बच्चे पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं उनकी जरूरतों के लिए ओल्ड एज में, तो उनके पास अधिकार होगा कि वो एविक्ट कर सकते हैं उन बच्चों को कि आप निकल जाइए यहाँ से, ठीक है, ये घर हमने बनाया है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। Uttar Pradesh government is planning to give legal rights to parents and senior citizens to evict their children or anyone living in their house if they are not happy with them. The proposal to amend the state rules under Central Government Maintenance and Welfare of Parents Senior Citizen Act 2007, इस एक्ट का नाम याद रखिए, पहले तो 2007 में आया था, ठीक है। अब देखिए ये एक्ट भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट लाई हो, यानी पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट, बट फिर उसके बाद आपको अथॉरिटी दी जाती है सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि इस एक्ट के अंडर में आप कुछ रूल्स फ्रेम कर सकते हो, और फिर वो रूल्स फ्रेम किए जाते हैं और उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी की है वो ये लाना चाहती है कि पेरेंट्स के पास अधिकार होगा कि अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, अगर वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो। क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले पंजाब का एक केस आया था जहां पर एक बेटा अपनी ओल्ड एज मदर को मार रहा था, लिटरली कि बैडली असॉल्ट कर रहा था, एंड वाइफ और उसका खुद का बेटा 8-10 साल का होगा, दे ऑल वर पार्टी टू दैट एक्ट, राइट। उसको पंजाब पुलिस ने फिर अरेस्ट किया। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स के पास अधिकार होना चाहिए उन बच्चों को प्रॉपर्टी से डिसमिस करने का। क्योंकि देखिए सपोज कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसमें दोनों का राइट है, फादर का भी और उस फादर के होने वाले बच्चे का भी, ठीक है। लेकिन ये फादर इसको डिसमिस कर सकते हैं अब, अगर ऐसा लॉ बनाती है यूपी गवर्नमेंट। चलिए दिल्ली एयर इस पे ऑलरेडी मेंस में बात कर चुके हैं, नहीं करेंगे दोबारा। स्टबल बर्निंग की बात है, अगेन कवर्ड इन मेंस 450, नो नीड टू रिपीट एवरीथिंग अगेन। बिहार सीएम,
इन्होंने कुछ गलत बातें कही हैं जो शायद बोलने में भी थोड़ी शर्म आएगी। बट देखिए मोटिव तो अच्छा था उसके पीछे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका यही कहना था कि आपकी पॉपुलेशन उसमें हिंदू मुसलमान रिलीजन ये सब मत कीजिए। पॉपुलेशन का सीधा सीधा रोल है अपनी गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन से। क्योंकि हमेशा जब भी आप अगर इंटरव्यू में कहो ना, जस्ट फिनिश इट इन वन लाइन, लाइक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड, दैट जस्ट गिव एजुकेशन टू योर गर्ल चाइल्ड एंड पॉपुलेशन कंट्रोल विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। और वही मोटिव था नीतीश कुमार का ये कहने के पीछे कि अगर हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हैं तो वो बेटर असर्टिव होती है प्लानिंग करने के लिए कि उसे कितने बच्चे करने हैं। ओके, और नीतीश कुमार वही कह रहे थे कि अगर लड़की शिक्षित नहीं है तो हस्बैंड आएगा, शादी हुई फिर जो भी उनके बीच होगा उसके बाद वो वही करेगा। बस उनकी लैंग्वेज गलत हो गई बोलने में कि वो लोग ये करेंगे फिर वो अंदर निकाल देगा तो उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी, वो लड़की कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन लड़की एजुकेटेड है तो वो लोग कर भी रहे हैं तो वो लास्ट में उसको कहेगी नो नो, डोंट इजैक्युलेट इनसाइड, ओके, आई डोंट वांट प्रेगनेंसी। बस ये मोटिव था उनका कहने के लिए। बस आप कह सकते हो कि यूज ऑफ वर्ड्स थोड़ा गलत हो गया, थोड़े शब्द गलत यूज कर दिए, बट मोटिव वॉज ओनली क्लियर कि हमें अपनी गर्ल चाइल्ड को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है अगर आप रियली सीरियस हो इस चीज को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को लेकर। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये ना सीएजी हैं हमारे मुर्मू, इन्होंने लिखा है बट इट इज मोर लाइक कि थोड़े बोल बच्चन टाइप की बातें हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। अगर शौक है पढ़ने का तो रीड कर लेना, बट आई वोंट रेकमेंड कि उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करें। अब बस ये याद रखिए कि अभी सीएजी ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे। इसमें क्या हुआ है, इन्होंने करप्शन के बारे में बताया है कि जो 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से रोड बनना था, इट टुक 250 करोड़ पर किलोमीटर। ओके, दैट इज ए करप्शन। फिर इन्होंने कहा कि जो आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, इसमें एक ही मोबाइल नंबर पर 9.5 लाख से ज्यादा कार्ड रजिस्टर हैं। ओके, और इसी आयुष्मान भारत के अंडर में इन्होंने एक और करप्शन एक्सपोज किया था कि काफी लोग हु हैव ऑलरेडी डाइड दे आर स्टिल अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से अभी सीएजी रिपोर्ट में था। एंड सीएजी को हम क्या कहते हैं, ही इज द गाइड, ही इज द फ्रेंड, ही इज द फिलोसफर, ओके, ऑफ विच कमिटी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो इसकी रिपोर्ट को स्टडी करती है। अगर पता है उस कमेटी का नाम तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा गया है फीमेल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो देखिए इसकी ना दो मायने होते हैं। एक, फीमेल वर्क फोर्स में कब आएगी, देखो, या तो वो अच्छे से पेड एम्प्लॉयमेंट में आएगी यानी कि सैलरीड जॉब में, उसके लिए जरूरी क्या होता है कि उसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा रहा हो, क्लियर, या फिर वो उस सिचुएशन में आएगी जब काफी डिस्ट्रेस चल रहा हो कि घर में हस्बैंड की इनकम से गुजारा अच्छा नहीं हो पा रहा है एंड शी हरसेल्फ टू नीड टू कम आउट टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। ओके, अब अगर इसमें बढ़ रहा है हमारा फीमेल पार्टिसिपेशन रेट तो दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है जिससे फैमिली इनकम बहुत कम हो रही है, या महंगाई ज्यादा है तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, या फिर आपने अपनी विमेंस को बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा के एम्पावर कर दिया, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स क्रिएट कर दी हैं एंड वो पेड एम्प्लॉयमेंट या सैलरीड जॉब में आ रही है। दो मायने हो सकते हैं इसके, राइट। और मोर ट्रू है ये वाली सिचुएशन कि डिस्ट्रेस की वजह से आ रही है, क्योंकि जब हम लोग मनरेगा में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, स्पेशली रूरल एरियाज में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में क्या होगा यार, या तो एक दुकान खोल लेगी छोटी सी, ठीक है, किराने की, इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए देखिए वो जॉब में आ रही है। अगर आप अच्छा एजुकेशन देके अच्छी जॉब्स उसके लिए क्रिएट कर पा रहे हो तो हो रहा है। अदरवाइज आप स्मॉल टाउन्स में चले जाइए, वहां पे आप कपड़े की दुकान या किराना शॉप इन पे चले जाइए, ठीक है, वहां पर जो भी असिस्टेंट्स के लिए रखे जाते हैं 3,000 रुपए से ज्यादा पे नहीं किया जाता। तो अब उसमें आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, देखिए देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है यार, ये जीविका होती है सिर्फ, कि आप अपना जीवन व्यापन कर लोगे इतना कमा के, बट उसको आप रोजगार नहीं मान सकते। पकोड़ा तलना इज नॉट ए रोजगार, वो जीविका है आपकी। चलिए, देर इज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि बढ़ा है फ्रॉम 37% इन 2017-18 टू 42% इन 22-23। सो और ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है इसका मेन रीजन क्या है, वेमेन, दे आर एंटरिंग द लेबर फोर्स इन ग्रेट नंबर्स, मोर सो इन रूरल एरियाज। अब देखिए रूरल एरियाज में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो रीजन कहीं ना कहीं यही है कि डिस्ट्रेस ज्यादा है, चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं, घर का खर्चा चलाना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, सो women आर कमिंग आउट टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम।
Alright, female participation has increased in both high-income states like Karnataka, Gujarat, and low-income states like Odisha, Rajasthan, across all level of education. चाहे आप 8th क्लास तक पढ़े हों, 12th तक पढ़े हों या कॉलेज किया हो. तो अब जनरली माना जाता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन तब बढ़ता है व्हेन देयर इज फाइनेंशियल स्ट्रेस एज वुमेन स्टेप आउट टू ऑगमेंट देयर हाउसहोल्ड इनकम. Most of the new entrants, they are not in regular salaried wage employment. See, I told you. मोस्ट ऑफ दी जो आ रही है नई वुमेन्स वो कोई सैलरीड वेज अच्छी जॉब में नहीं आ रही. दे आर रादर इन कैजुअल वेज लेबर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं कि कुछ नया शुरू कर रही है. हस्बैंड की जो भी वर्क है या जो भी हाउस होल्ड वर्क है उसी को और उसमें कॉपरेट करने आ रही है, साथ देने. ठीक है, जो हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? दे आर लाइक जो घर से ही रन होती है. जैसे अगर आपने ये चिप्स वगैरह देखते हो, आप पापड़ देखते हो, ये जो बेचते हुए दिखते हैं आपको रास्ते में, तो वो क्या है? वो सब कॉटेज इंडस्ट्री, घर में ही फ्राई करके और फिर उसको बेचने निकलते हैं. तो उसमें अगर विमेन हस्बैंड का हाथ बटाने आ भी जाए तो उसको ये नहीं कह सकते कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. The share of the self-employment women in rural area rose from 58% to 71%. Right? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं उसमें कुछ. दे आर मोर एम्प्लॉयड एज हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस. पापड़ तलना है, अचार बनाना है, इस टाइप की चीजों में. दे डू नॉट रिसीव एनी रेगुलर सैलरी और वेज हियर. बात करें मनरेगा की, तो उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है विमेन के पार्टिसिपेशन में फ्रॉम 53% टू 57. तो अब ये दिखा सकता है कि मनरेगा में इंसान तभी जाता है. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट वैसे प्रोविजन रखा गया था 100 का, कुछ स्टेट्स ने बढ़ा के 180 रुपीज तक कर दिया है. बट स्टिल ये पर डे इनकम जो है ना, वो इट इज लोअर देन जो भी आपको वेज एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा. ठीक है, लाइक अगर वो फार्म किसी के खेतों में सिर्फ जो कटिंग होती है क्रॉप्स की, अगर वो करने भी जाएगी ना तो भी 200-250 पर डे मिलता है. ठीक है, उससे कम मिल रहा है मनरेगा में. तो कोई बेवकूफी होगा ना जो वो काम छोड़ के मनरेगा में जाएगा. तभी जाएगा जब वहां पे काम नहीं मिल रहा होगा उसको. क्योंकि आजकल गांव गांव में मशीनरीज है हार्वेस्टिंग के लिए, तो आजकल लेबर्स की उतनी डिमांड रहती नहीं है गांव में. तो मनरेगा बहुत क्रूशियल हो गई है. As the wages under Manrega are less than those paid for female casual wage labor in private market, this only underlines the absence of alternative, more productive forms of employment. Agriculture sector has grown fairly healthy rate. Value added by sector rose by 6.2%. जबकि ओवरऑल जीडीपी हमारी स्लो डाउन हुई थी. ठीक है, बिटवीन दिस 1920 टू 2020-21. ओके, नॉन फार्म सेक्टर ज्यादा बुरी तरीके से डीएक्सलेट हुआ था. क्यों? क्योंकि जो एमएसएमई थी ना, उनमें फ्लो ऑफ फंड्स बहुत कमजोर हो गया था. बिकॉज काफी सारे हमने करप्शन केसेस देखने को मिले थे उस टाइम. इस वजह से जैसे कि एनबीएफसी क्राइसिस हुए थे, आईएलएफएस एंड डीएचएफएल का. तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो फाइनेंसिंग आ रही थी उसमें थोड़ी सी कमी हो गई थी. और उस वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट था वो और वर्स हो गया. और मैंने आपको बताया है, खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट कोट करके मैंने आपको बताया था कि नोटबंदी जो हुई थी 500 और 1000 रुपीज के नोट वाली, उस वजह से 6.5 करोड़ एकदम माइक्रो इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थी ना वो बंद हो गई थी. अगर हर एक में हम 2 से 3 लोग भी मान लें कि ऐसा हेल्पर काम कर रहे थे, तो सीधे सीधे 18 से 20 करोड़ लोगों की नौकरियां उसमें गई थी. फिर अल्टीमेटली ये छोटे विलेजेस में या स्मॉल टाउन में थे, तो ये कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली? या तो मनरेगा में चले जाओगे या फिर किसी और के फार्म में ऐसा लेबर काम करने लगोगे. दैट वाज द ओनली ऑप्शन, राइट? तो गवर्नमेंट के ऐसे काफी सारे स्टेप्स हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ाया है स्मॉल स्मॉल टाउन में. इवन जीएसटी आने के बाद भी काफी सारे छोटे छोटे शॉप्स वाले थे जो बंद हो गए. इसलिए उसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं कई जगहों पर ना. उसके बाद फिर कोविड आया, उसने रिवर्स माइग्रेशन बढ़ा दिया. जो लोग शहरों में काम कर भी रहे थे वो भी वापस छोड़ छोड़ के अपने गाँव में आ गए. ओके, तो जो भी थोड़ा बहुत रेमिटेंस फ्लो होता था रूरल एरियाज में फ्रॉम अर्बन एरियाज, वो भी कम हो गया. नाउ द नॉन फार्म इनकम अकाउंट्स फॉर साइजेबल शेयर ऑफ हाउस होल्ड इनकम. हालांकि अब थोड़ा इंडिकेटर्स कुछ इंप्रूव हो रहे हैं, तो सिचुएशन इज परहैप्स चेंजिंग. द फ्लो ऑफ फंड्स थ्रू एनबीएफसी चैनल हैव पिक्ड अप. देयर इज हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ इन द पर्सनल retail and business finance segments in rural areas. So there are sign of smaller firms faring better now. So ऐसे सिर्फ 8 बजे आके ये कह देना कि 500,000 के रुपीस बंद किए जा रहे हैं, उससे पहले सोचना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे एकदम. एपीएम पता है, एपीएमसी जो होती है हमारी मंडी, जहाँ पे आप अनाज वगैरह सेल कर, वहां पे महीनों तक कोई काम ही नहीं हुआ था क्योंकि वहां सारा काम लगभग कैश बेस चलता था. ओके, जो छोटे छोटे काम थे लेबर्स के थ्रू,
तो वो काफी टाइम तक लेबर्स की बहुत बुरी हालत हुई थी। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सीरियसली एक लड़का देखा था जो काम करता था एंड ही वाज लाइक कि मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है। एंड यहाँ दिल्ली के कुछ लोग, वो पैसे देके हेल्प की जा सकती है बट व्हाट दे एक्चुअली डिड इट कि ओके कम टू माय हाउस, मेरे छत पर रेलिंग्स हैं उसको पेंट कर दो, मैं तुम्हें 500 रुपीज दे दूंगा। और काम इतना कि अगर नॉर्मल टाइम में कराता ना तो 1000-1500 रुपये देने पड़ते, बट उस बच्चे को घर जाना था तो बस 500 रुपये में काम करा लिया यहाँ पे लोगों ने उनका। मैं अपने फ्लैट ओनर की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो कल हमने बात की थी कि यूजीसी, अगर आपको गिफ्ट सिटी में जो डेकिन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलना चाहती है ऑस्ट्रेलिया की, तो उसकी नॉर्म्स अलग हैं, ठीक है। लेकिन अगर गिफ्ट सिटी के बाहर, गिफ्ट सिटी इज एसईसी, एसईसी को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ फॉरेन टेरिटरी, वो एसईसी अलग ही एक्ट है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी के बाहर अगर आपको कहीं यूनिवर्सिटी खोलनी है तो आपको यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। और यूजीसी ने कल रेगुलेशन रिलीज कर दिए हैं फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेटअप कैंपसेस, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ये खोलना चाहती है अपना इंडिपेंडेंट कैंपस बैंगलोर में, तो इसी के लिए नोटिफाई किए हैं रेगुलेशन परमिटिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज रैंक्ड अमंग वर्ल्ड टॉप 500 टू सेटअप ब्रांचेस कैंपस इन इंडिया। टू और मोर देन टू यूनिवर्सिटीज कैन कोलैबोरेट टू सेटअप कैंपसेस इंडिया, अलाउ किया गया है, कोलैबोरेशन भी कर सकती हैं दो या दो से ज्यादा यूनिवर्सिटीज। एंड ईच फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन सेटअप मोर देन वन कैंपस इन इंडिया ऑल्सो। एक कैंपस आपने बैंगलोर में खोल लिया है, दूसरा आप मुंबई में खोल लो। बात करते हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग। ओके, एशिया एशिया की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड की नहीं, ठीक है। वर्ल्ड में तो हमारी रैंकिंग तो काफी पुअर आती है, बट एशिया रैंकिंग की जब बात आती है तो लास्ट ईयर 40 पे था आईआईटी बॉम्बे, इस बार भी 40 पर है, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे आता है 149 पर। राइट, बाकी की लिस्ट दी हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अच्छा लगता है ये आईआईटी बॉम्बे की देखकर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा बॉर्डर ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा दो चीजें होती हैं, एक होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरी होती है ड्रग ट्रैफिकिंग। उसके अलावा फिर आर्म्स ट्रैफिकिंग वो अलग सिनेरियो है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा फीमेल्स लाई जाती हैं ट्रैफिक करके नेपाल से, और उसके अलावा आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है रोहिंग्यास का, ठीक है। ये लोग खुद आ रहे हैं जबरन में कि हमें इंडिया में जाना है, वहां पे काम करेंगे, वहां रहेंगे। म्यांमार में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इंडिया की तरफ आना है। तो ये जो रोहिंग्यास का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जो ट्रैफिकिंग करके कई ब्रोकर्स होते हैं यार जो लेकर आते हैं, चलो हम आपको राशन कार्ड भी बनवा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, और आपको फिर राशन कार्ड के बेसिस पर आप क्लेम कर लेना कल को कि हम तो यहीं के नागरिक हैं, हम रोहिंग्यास नहीं थे। ओके, तो एनआईए मूव अगेंस्ट द बॉर्डर ट्रैफिकिंग इन 8 स्टेट्स, 55 रेट्स, 44 अरेस्टेड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, दो चीजें आती हैं अब। इलेक्ट्रल बॉन्ड, इस पे ऑलरेडी मेंस 450 में मैं पूरा लेक्चर कर चुका हूं, क्या क्या है ये वहां से देख लेना। रही बात इलेक्टोरल ट्रस्ट की, तो ये 2013 में बनाया गया था, लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी यूपीए 2, एंड ये ज्यादा बेटर चीज थी रादर देन दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी एक कंपनी है तो आपकी कंपनी को एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा अपने यहाँ। उसमें कुछ पैसा आएगा, ठीक है, आपकी कंपनी डालेगी, कोई इंडिविजुअल्स डालेंगे, कोई भी करेगा। उसमें जो ट्रस्ट का पैसा आएगा वो फिर इलेक्टोरल फंडिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा, कि डिपेंडिंग कि जिसने भी दिया है उसमें पैसा वो किस पार्टी को डोनेट करना चाहता है। ऑलराइट, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज थी कि इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सब कुछ बताना पड़ता था, ठीक है, और एनुअल रिन्यू भी करना पड़ता था, मतलब ट्रांसपेरेंसी थी। ओके, यहाँ पर जो डोनर होता था उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस नहीं रखी जाती थी, बताया जाता था कि उसने दिया हुआ है। बट फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आया आप, और उसमें आपने कहा कि नहीं नहीं, जो डोनर है उसकी उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो उससे आपने और ये कर दिया एनोनिमिटी बढ़ा के कि अब आपको अगर किसी को प्रोजेक्ट देना है तो उससे कुछ ब्राइब, कुछ किकबैक ले लो आराम से और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ, बिफोर द कंट्रोवर्शियल स्कीम ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड इंट्रोड्यूस इन 2018, दैट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड, उससे पहले चलता था इलेक्टोरल ट्रस्ट, चल तो अभी भी रहा है, बट ये पहले लाए थे हम लोग 2013 में by UPA government. It facilitated donations by political parties, by corporate and individuals. इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ने क्या कहा कि हम एनोनिमिटी चाहते हैं डोनर्स के लिए, ओके। जबकि इलेक्ट्रल ट्रस्ट में आपको, you were required to submit to election commission of India a report on the contribution from individuals and companies. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक टाटा कंपनी, इट पेड 25 करोड़ समथिंग टू मोदी गवर्नमेंट व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो ये बाद में जब टाटा की एनुअल बुक में लिखा हुआ मिला, तो ऐसा कोई इलीगल नहीं था, आप कर सकते हो डोनेट अपनी इच्छा से कर रहे हो तो, ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये एनोनिमिटी चाहते थे कि नहीं, बिल्कुल एनोनिमस कर दो कि पता ही ना चले कौन से कॉर्पोरेट हाउस ने किसको डोनेशन दिया है। तो ये लोग लेकर आए इलेक्ट्रल बॉन्ड। पहले इलेक्ट्रल ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं मेंस में, उसके सारे एस्पेक्ट कवर किए, वहां से देख लेना।
ठीक है। तो यहाँ पर जब लेके आए थे 2013 में, तो एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 कैन फॉर्म ए इलेक्टोरल ट्रस्ट। जी, बस वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में, या फिर कोई फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस लिविंग इन इंडिया, दे कैन डोनेट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। लेकिन फिर अब प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या लेके आई, नो नो कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन कंपनी भी डोनेट करना चाहे ना, अगर इंडिया में उसकी कोई ब्रांच है तो आप पॉलिटिकल पार्टी से डोनेट कर दो। तो बहुत ईजी कर दिया है, पॉलिटिकल फंडिंग दे दो और गवर्नमेंट आपको लैंड एक्वायर करके दे देगी लोगों का ना। ये जो ट्रस्ट था इसमें अप्लाई करना पड़ता था आपको रिन्यूअल के लिए एवरी ईयर, एंड इसमें जो भी फंडिंग आएगी उसका 95% आपको डोनेट करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो आई ही उस काम के लिए। और साथ में आपको पैन कार्ड भी अपना लगाना होगा और पासपोर्ट नंबर भी। तो कोई एनोनिमिटी नहीं थी उस टाइम, पता होता था कि कौन किसको डोनेट कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी किसको डोनेट कर रही है और मैं एज अ वोटर जान भी रहा हूं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। Now, the electoral trust route was transparent on contributors as well as beneficiaries. इलेक्टोरल बॉन्ड ये एग्जाम्प्ट करता है फ्रॉम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बताना ही नहीं है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आपको सिर्फ ये बताना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा कितना आया है, आपको ये नहीं बताना है कि किससे आया है और किसके लिए आया है। Parties inform the Election Commission of India of the aggregate donations received through electoral bonds, but give no details of the donor. This is the problem. So there is complete lack of transparency. Electoral bond maintain the privacy of donors. ठीक है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, कितना आता है कितना नहीं आता है, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड का लेक्चर आप वहां से देख लेना। प्रोजेक्ट चीता वगैरह डोंट वेस्ट योर टाइम, इस आर्टिकल में नहीं, एटलीस्ट नथिंग वर्थ हियर। ओके, गाजा में सब कुछ डिस्ट्रॉय है तो हेल्थ मिनिस्ट्री कौन चला रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, रही बात भूटान की, तो भूटान ने पहली बार कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया है 140 ईयर्स में। वो इसलिए किया है क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, असोम, ठीक है, ये असम को एक अलग ही देश बनाना चाहते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये भी असम में ही उत्पाद मचाते हैं। कामटापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी असम में उत्पाद मचाते हैं। ठीक है, एंड यू नो कि असम शेयर करता है भूटान के साथ कितनी, 265 किलोमीटर की बॉर्डर। तब ये होता है कि यहाँ पर जब भी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी इनके आगे कुछ करती है, ये भाग के भूटान चले जाते हैं। उससे पहले ये लोग भाग के बांग्लादेश चले जाते थे। फिर बांग्लादेश में क्या है, अवामी लीग की गवर्नमेंट बन गई जो कि प्रो इंडियन थी, शेख हसीना की, तो उसने इंडिया के अगेंस्ट काम करने वाले सभी ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन लिया और ये लोग वहां से भाग आए। अब वहां से भाग के ये लोग भूटान की तरफ जाने लगे। तो पहले भूटान गवर्नमेंट ने इनिशियली कोशिश की कि इनके साथ बातें की जाए, नेगोशिएट किया जाए, कुछ हो जाए, बट इंडिया भी बोलता रहा कि आप जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है, तो ये लोग बातचीत से माने नहीं, ये जो ग्रुप्स थे उल्फा और ये सब। तो फिर अब फाइनली भूटान की जो आर्मी थी, पहले छोटी सी आर्मी उनकी, तो उन्होंने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है। अब ये लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं, राइट। इनिशियली भूटान इग्नोर्ड द इंडियन इंसर्जेंट्स एंड डिड नॉट एंगेज विद देम, बट उसके टाइम फाइनली लेड टू द क्रैकडाउन। ओके, रॉयल भूटानीज गवर्नमेंट लेड आउट द फैक्टर्स व्हिच हैज पुश्ड इट फॉर मिलिट्री एक्शन। ओके, बस यही सब काम का है इसमें। 6000 लोगों की छोटी सी आर्मी है इनकी। इट लॉन्च साइमल्टेनियस अटैक ऑन कैंप्स ऑफ ऑल 3 आउटफिट्स। लॉजिस्टिकल एंड मेडिकल असिस्टेंस दिया है इंडियन आर्मी ने, और हमने सील कर दिए इंडो भूटान बॉर्डर सो दैट मिलिटेंट्स कुड नॉट एस्केप। ओके, इकोनॉमी पेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC। ठीक है, 2017 में इसको अपडेट किया गया है सिर्फ। ठीक है, लेके तो हम बहुत पहले ही आ गए थे। अब इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो प्रीलिम्स में आपको पूछी जा सकती हैं। इंटरनेशनल एनर्जी और एजेंसी कहां पर हेडक्वार्टर है इसका, पेरिस में। ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग कोड। अब देखिए, एक बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा अगर वो बहुत ही बंद टाइप की है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई सनलाइट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, हवा नहीं आ रही है बाहर से, तो क्या करोगे, पूरे टाइम लाइट भी ऑन करोगे, पंखे एसी भी चलाओगे, राइट। तो इसका गोल यही था कि हम बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से करें कि एनर्जी कम से कम यूज हो, सनलाइट का ज्यादा यूज हो सके, नेचुरल एयर का ज्यादा यूज हो सके, रादर देन यूजिंग दी इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 में कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग स्टैंड आउट एज लैगर्ड। और ये जो कोड है ये रिलीज कौन करता है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, पहला हमने देख लिया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। दूसरा कि ये जो बिल्डिंग कोड से लाता कौन है, तो ये लेकर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके अंडर में एक बॉडी आती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, इसने 2007 में रिलीज किए थे ये कोड और अपडेट किए हैं 2017 में। ECBC is an important as building in India account for 30% of total electricity consumptions. ओके, और ये कंजम्पशन 50% तक हो जाएगा बाय 2042। तो ये कोड है क्या, दे आर मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स विद ऑब्जेक्टिव टू सेव 25% to 50% ऑफ एनर्जी यूज
in compliant buildings. The code is applicable to commercial buildings like hotel, hospital, school, shopping complex and multiplexes. ठीक है, आपके घर पे नहीं. ECPC is for both new buildings जो बन रही हैं, उसके अलावा जो रेट्रोफिटिंग किया जा रहा है पुरानी बिल्डिंग्स को, दोनों पे अप्लाई होगा. ठीक है, 3 कैटेगरी में दिया जा सकता है, ECBC, ECBC प्लस एंड सुपर ECBC. नाउ कंपेयर टू 2007 कोड, अपडेटेड कोड हम लोग लेकर आए 2017 में, जिसमें हमने प्रायोरिटी दी रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को. जैसे आप कभी मॉल वगैरह जाएंगे बड़े या एयरपोर्ट भी जाएंगे ना, आपको कई बार सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्रिकेट स्टेडियम देखेंगे आप, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए. तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं घर में, जो बिल्डिंग्स में जो और अलग से जो एनर्जी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रिड सप्लाई की जा रही है. ठीक है, ईज ऑफ कंप्लायंस, इंक्लूजन ऑफ पासिंग बिल्डिंग डिजाइन स्ट्रेटेजीज, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिजाइनर एटसेट्रा. स्टेट्स अक्रॉस इंडिया हैव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो. ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो बना दिया, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने वही फॉलो करना है. स्टेट अक्रॉस इंडिया हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई द कोड डिपेंडिंग ऑन देयर यूनिक रीजनल नीड्स. बट सच बात यह है कि 28 में से 23 स्टेट ने ECBC को फॉलो किया, और इन 23 में से भी जो नए रूल आए हैं 2017 में, उसको सिर्फ 15 स्टेट्स ने कंप्लाई किया अब तक. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है, वही सब गाजा और ये सब चल रहा है. बट यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि दिस इज वार्मेस्ट ईयर इन 1,25,000 ईयर्स. ओके, बहुत ज्यादा है. और कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो है ही अपने आप में. उसके अलावा इस साल जो एल नीनो का वेदर पैटर्न हुआ, जिस वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का वाटर वार्म हो जाता है, ये भी एक रीजन रहा है. ऑलराइट, बाकी नथिंग न्यू हियर. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.